एसेंशियल्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। अभी जो चैप्टर मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है सेफ्टी एंड हाइजीन इन केमिकल इंडस्ट्री। इसी श्रृंखला में ये तीसरी टॉक है और हम बात कर रहे हैं सेफ्टी टर्मिनोलॉजी इन मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। इसका ये दूसरा पार्ट है। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कशन में भी बताया है कि अगर आप कोई केमिकल मैन्युफैक्चर कर रहे हो या सप्लाई कर रहे हो तो आपको एक मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट भर के मटेरियल के साथ देनी पड़ती है। उसमें कौन कौन सी चीज़ों का समावेश होता है इसके पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज ये दूसरे टाइप का डेटा की बात करेंगे जो है फिजिकल एंड केमिकल डेटा। इसमें सबसे पहले आपको देखना है अपीयरेंस, स्टेट एंड ओडर। तो जिसमें अपीयरेंस मतलब कि आपको उसका कलर बताना है, स्टेट में आपको क्या बताना है कि क्या ये मटेरियल सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, और ओडर मतलब कि उसकी स्मेल, और उसकी स्मेल भी आपको बतानी पड़ती है। अभी इसमें एक और टर्मिनोलॉजी आती है ओडर थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बार साख, जो मतलब कि हमारे पुराने घरों में देखेंगे तो दरवाजे के जो मेन दरवाज़ा होता है उसके बाहर एक वहाँ पे एक छोटे सी 1 इंच जितनी ऊंचाई वाला एक पत्थर होता है। तो वो उसको थ्रेश होल्ड कहते हैं। मतलब कि अगर घर के अंदर आना है तो उतना तो पैर उठाना ही पड़ेगा, या बाहर निकलना है तो भी उतना तो पैर उठाना ही पड़ेगा। द ओडर थ्रेश होल्ड मतलब कि स्मेल की थ्रेश होल्ड, ये क्या होता है मिनिमम लेवल इन पीपीएम। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन मतलब क्या होता है 10 लाख। तो 10 लाख पार्ट और कुछ होते हैं तो हवा क्या है, अगर 10 लाख पार्ट हवा का है उसमें कितने पार्ट आपका केमिकल हो तब स्मेल आएगी, उसको कहते हैं ओडर थ्रेशोल्ड इन पीपीएम। अगर ये ओडर थ्रेशोल्ड ज़्यादा होती है तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर ज़्यादा केमिकल हवा में होगा तभी आपको स्मेल आएगी। लेकिन स्मेल आना और उसकी गलत इफ़ेक्ट होना या टॉक्सिक इफ़ेक्ट होना, वो दोनों अलग अलग बात है। कई बार क्या होता है कि केमिकल में स्मेल नहीं होती है लेकिन उसकी टॉक्सिक इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए हायर ऑर्डर थ्रेशोल्ड होता है। मतलब तो उसका मतलब ये होता है कि आपको स्मेल आने से पहले ही ये कंपाउंड, ये केमिकल या तो इसकी एयर आपको नुकसान कर सकती है। इसीलिए जब ये ऑर्डर थ्रेशोल्ड हाई होती है अगर किसी मटेरियल की, तो उसके लिए हमने कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव गैस डिटेक्टर यूज़ करने पड़ते हैं कि हम स्मेल से कई बार हमको पता नहीं चलता कि ये लीकेज हुआ है, लेकिन ये डिटेक्टर अगर होते हैं तो वो डिटेक्टर उसको पता कर लेते हैं। इसके अलावा एक और तरकीब भी कई बार यूज़ की जाती है जो कि हमने घर में भी देखा है कि अगर गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं घर में और उसमें थोड़ा सा भी लीकेज हो तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। अभी आपको पता है कि इसमें तो गैस सिलेंडर में जो गैस यूज़ होता है एलपीजी, जिसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो तो नॉर्मल ब्यूटेन के रेंज का होता है सब, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल होती नहीं है। लेकिन क्या करते हैं कि उसके अंदर कुछ ज़्यादा स्मेल वाला गैस थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। तो क्या ऐड करते हैं उसमें, मर्केप्टेन। मर्केप्टेन का नाम है एक्चुअली मीथेन थायोल। ये ऐड करने से क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी गैस लीकेज हो तो उसके साथ ये मर्केप्टेन का भी लीकेज होता है और उसकी वजह से स्मेल आती है। ये जो फिगर में मैंने दिखाया है वो स्ट्रक्चर है मीथेन थायोल या तो मर्केप्टेन का। अभी दूसरा पॉइंट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। भाई डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है। डेंसिटी क्या होता है, ग्राम पर ml। मतलब अगर आप 1 मिलीलीटर पानी लेते हैं प्योर वाटर तो उसका वेट कितना होता है, वो हुआ डेंसिटी। वाटर के लिए 1 ml का वेट 1 ग्राम होता है, इसलिए वाटर की डेंसिटी हो गई 1। अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है,
रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल, अगर हमारा मटेरियल भी पानी ही है तो उसकी डेंसिटी भी 1 हुई, और डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 है ही, तो इसीलिए उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो भी हो गई 1 ग्राम पर सीसी। अभी डेंसिटी में ml यूज़ होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी में यूनिट क्या होता है, सीसी, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। यह हुआ कि एक कंटेनर जिसका लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर है और हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, उतनी साइज़ के कंटेनर में अगर आप पूरा पानी भर दो तो उसका वेट कितना होता है, वो यूनिट होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। अभी क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी का MSDS में क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम देखेंगे कि अगर हमारा मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है, मतलब वो पानी से हल्का हुआ, तो वो क्या होगा कि अगर पानी के ऊपर गिरेगा तो पानी के ऊपर वो फ्लोट करेगा या तो वो तैरेगा, नीचे नहीं बैठ जाएगा। जबकि अगर उसका 1 से ज़्यादा हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी तो वो पानी में नीचे बैठ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको इसलिए यूज़फुल होती है कि अगर आग लग जाए या कोई भी एक्सीडेंट हो तो पानी से उसको कैसे ये एक्सीडेंट को ट्रीट कर सकते हैं वो पता करने के लिए। उसके बाद है टर्म वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द वेट ऑफ वेपर ऑफ ए मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि अगर आप 1 सीसी या 1 ml वॉल्यूम ले लो तो उसके अंदर आपका मटेरियल जो है उसका वेपर जब बनते हैं, भाप जो बनती है उसका वेट कितना होता है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि इसका रेफरेंस एयर के साथ लिया जाता है, हवा के साथ। लेकिन एयर जो है वो केमिकली कोई सिंगल कंपाउंड है नहीं, उसमें तो बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं और अलग अलग जगह पे एयर अलग अलग होती है। तो क्या होता है कि एयर की कोई स्पेसिफिक कोई सिंगल वैल्यू नहीं मिल सकेगी वेपर डेंसिटी के लिए। तो एज सच देखा गया है कि वो करीबन 1.29 होती है, लेकिन मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए इसको MSDS में 1 गिना जाता है। तो अभी अब देखिए कि द वेपर ऑफ द मटेरियल्स विथ वेपर डेंसिटी मोर देन 1 विल टेंड टू सेटल एट द बॉटम। अगर आपका जो मटेरियल है, जो भी केमिकल है, उसका जो वेपर होता है, उसकी जो भाप बनती है, वो अगर हवा से भारी है, मतलब कि उसकी वेपर डेंसिटी 1 से ज़्यादा है, तो वो हवा में भी नीचे बैठेगा। जबकि अगर उसकी वेपर डेंसिटी 1 से कम है तो हवा के ऊपर उड़ जाएगा। तो ये नॉलेज जो है वेपर डेंसिटी का, वो किस में यूज़ होता है, वेंटिलेशन कहाँ पे लगाना। मतलब कि अगर जैसे आप नॉर्मल ब्यूटेन की बात कर रहे हो तो नॉर्मल ब्यूटेन में तो 4 कार्बन होते हैं, LPG की अगर बात करें तो 4 कार्बन होने की वजह से उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा होता है, इवन नाइट्रोजन से तो बहुत ज़्यादा होता है, और उसकी वेपर डेंसिटी भी ज़्यादा ही होगी। इसीलिए वो अगर लीक होता है तो फ्लोर पे रहता है, वो हवा में उड़ नहीं जाता। अगर वो फ्लोर पे रहता है और वो रूम में आपको वेंटिलेशन लगाना है तो खिड़की के ऊपर नहीं लगा सकते, आपने वो वेंटिलेशन नीचे के पार्ट पे लगाना पड़ता है। इमरजेंसी एग्जिट भी अगर लगाना है तो किस तरीके से लगाया जाए, इसके बारे में भी वेपर डेंसिटी अगर आपको मटेरियल की पता हो तो आप ठीक से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट सामान्यतः ये उसकी डेफिनेशन है कि अगर आप कोई लिक्विड को लेके हीट करो तो वो लिक्विड में से जब गैस बनना शुरू हो जाए तो उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो ये पता होने से क्या फ़ायदा होता है कि अगर मान लीजिए कि आपका जो केमिकल है उसका वो लिक्विड है और उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, तो आपको ध्यान ये रखना है कि उसको अगर भर के रखना है, स्टोर करना है, तो उसको 100 डिग्री तक नहीं ले जा सकते, नहीं तो क्या होगा कि वो उसका बॉइलिंग शुरू हो जाएगा। और बॉइलिंग शुरू होने से आपका जो भी कंटेनर है जिसमें भी आपने उसको भर के रखा है तो उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ने से वो कंटेनर फटने का या आग लगने का चांस हो जाता है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट की इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है 5th पॉइंट, थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स। डिकम्पोजिशन मतलब मटेरियल का टूट जाना। लेकिन जैसे हमने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसको तोड़ दिया वो अलग बात है, इसमें
डिकम्पोजिशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल का टूटना। तो जैसे अगर आपने इथेन लिया तो उसका डिकम्पोजिशन क्या हो सकता है, उसको, क्योंकि इथेन जो है वो 2 मीथेन में से बना है ना, तो उसके 2 टुकड़े हो जाए तो 2 मीथेन बन जाए, ठीक है, वो हुआ डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब कि एक टेम्परेचर पे हीट होने की वजह से, बॉइलिंग भी नहीं शुरू हुआ है लेकिन हीट होने की वजह से ये मटेरियल अपने आप टूट जाता है, तो उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अगर आपका मटेरियल आप जो भी सप्लाई कर रहे हैं वो थर्मली भी डिकम्पोज होता है तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, और इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है DEC। ये लिख के आपको बताना पड़ता है कि आपका मटेरियल जो है वो थर्मली जब डिकम्पोज हो तो उसमें से क्या क्या बनेगा। तब सामने वाले को पता चलता है कि मटेरियल खुद भले ही हैज़ार्डस नहीं हो लेकिन उसकी डिकम्पोजिशन में से जो निकलता है वो कई बार हैज़ार्डस होता है, तो उसको हैंडल कैसे करना वो सामने वाले को पता चलेगा। और ये भी आपको, ये डेटा जो है वो भी वेंटिलेशन सिस्टम डिज़ाइन करने में बहुत यूज़फुल होता है कि मटेरियल रखा है कहीं पे स्टोर करके, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा है, डिकम्पोजिशन हुआ है, तो उसमें से अगर गैस निकला कोई, तो वो गैस अगर हैवी है या लाइट हो, उसके बेस पे वेंटिलेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। आगे देखें, हैज़ार्डस डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते और रिएक्टिव भी होते हैं एयर के साथ या वाटर के साथ, तो उसको ज़्यादा टाइम रखने से वो मटेरियल डिकम्पोज होने लगता है, हीट नहीं हो तब भी, या अगर उसको एयर या वाटर मिल जाए तो उसके साथ भी वो रिएक्ट हो जाता है। तो या तो वो डिकम्पोज हो या रिएक्ट हो, कुछ ना कुछ तो उसमें से बनेगा। उसमें से जो बनता है उसकी इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसका एग्जांपल दिया है कि फॉस्जीन, फॉस्जीन जो है उसकी फॉर्मूला है COCl2। अभी फॉस्जीन को अगर आपने स्टोर किया है गैस को तो उसका डिकम्पोजिशन हो सकता है और उसमें से 2 गैसेस बनते हैं, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl। तो आपको पता है कि दोनों गैसेस काफ़ी हैज़ार्डस हैं, तो अगर फॉस्जीन आप सप्लाई कर रहे हैं तो आपको फॉस्जीन हैज़ार्डस है वो तो बताना ही है, लेकिन उसके अलावा आपको उसके डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स जो है वो कौन कौन से हैं और कितने हैज़ार्डस है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। अभी बात आती है हैज़ार्डस कंबशन प्रोडक्ट्स। कंबशन मतलब उसको जलाना। अगर मटेरियल को जलाया जाता है तो उसमें से क्या बन सकता है, तो द केमिकल्स फॉर्म्ड अपॉन बर्निंग ए मटेरियल आर नोन एज कंबशन प्रोडक्ट्स। और हो सकता है कि अगर मटेरियल को जलाया जाता है तो उसमें से कुछ टॉक्सिक कंपाउंड्स बनते हैं, उसमें से धुआं निकलता है, स्मोक, उसमें से कार्बन पार्टिकल निकलता है। जैसे आपको पता है कि अगर लकड़ी को जलाया जाए तो थोड़ी देर अगर आप उसके बाजू में खड़े रहते हैं तो कुछ कार्बन के पार्टिकल्स पहले लकड़ी जलने से हवा में जाते हैं और फिर आपके सर पे आके भी गिर सकते हैं। तो आपको पता चलता है कि ये जो लकड़ी जब जलाया तब उसमें से कार्बन पार्टिकल भी मिले थे। अभी ये कंबशन प्रोडक्ट और थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट वो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, इसलिए दोनों की इन्फॉर्मेशन सेपरेटली देनी पड़ती है। इससे क्या पता चलता है कि अगर आग लग जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर कैसा होना चाहिए वो डिज़ाइन करने में ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट कब आता है, जब सॉलिड हो और सॉलिड मटेरियल को आप हीट करते हो तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है जब वो सॉलिड में से लिक्विड होने लगता है, तो ये टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अभी अगर आप मटेरियल जो सप्लाई कर रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है तो आपको खास करके ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कंटेनर में आप उसको भर के रख रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होना चाहिए, क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट वाला मटेरियल हो सकता है कि आप सप्लाई कर रहे हो उसी टाइम या तो उसको रखा हो तब भी वो सॉलिड में से लिक्विड हो जाए। जैसे अगर आपने कागज़ के बॉक्स में सॉलिड को भरा है और उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है तो वो मेल्ट हो जाए,
तो वो कागज़ का बॉक्स है उसको डिशेप कर देगा, या तो कोई भी बॉक्स हो उसको डिशेप कर सकता है। इसलिए अगर लो मेल्टिंग के मटेरियल को आपने सप्लाई करना है तो खास करके ध्यान रखना है, स्पेशल टाइप ऑफ कंटेनर्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे। इसके बाद है फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये टेम्परेचर वो है कि अगर आप कोई लिक्विड मटेरियल को लेते हैं और उसको ठंडा करते हैं तो किसी टेम्परेचर पे वो लिक्विड सॉलिड हो जाएगा, उस टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इससे भी फिर से आपको मटेरियल को कैसे कंटेनर में स्टोर करना और उसको हैंडल कैसे करना, वो इन्फॉर्मेशन फ्रीजिंग पॉइंट से मिलती है। ये कई बार क्या होता है कि लिक्विड मटेरियल को आपने स्टोर कर दिया है किसी चीज़ में, और जैसे अगर आप इंडिया की बात है, लेकिन दूसरे कंट्री में अगर आप कोई ठंडे कंट्री में अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और मटेरियल फ्रीज़ हो जाता है, तो फ्रीज़ हो जाने की वजह से कई बार क्या होता है कि वो आपका कंटेनर है वो फट जाता है। तो इसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट की इन्फॉर्मेशन होनी भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद 10th पॉइंट है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है कि इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ मटेरियल ऑन एटमॉस्फेयर। जैसे एटमॉस्फेयर जो है, वातावरण जो है, वो हमारे पर कुछ प्रेशर करता है, इसलिए हम नीचे रहते हैं, सब चीज़ें इसीलिए नीचे रहती हैं। लेकिन सभी मटेरियल उसी प्रेशर के सामने अपने तरीके से भी प्रेशर करते हैं, कि जब तक वातावरण का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो मटेरियल के प्रेशर से ज़्यादा होता है, तब तक वो मटेरियल लिक्विड में या सॉलिड में या कंटेनर के अंदर रहता है। जैसे कि अगर आपने एक कंटेनर में, जैसे एक ग्लास में आपने पानी ले लिया और ये पानी थोड़ा सा गर्म है, ठीक है, तो उसकी जो वेपर बनेगी, भाप, वो हवा में जाने की कोशिश करेगी, मतलब ग्लास को छोड़ के एटमॉस्फेयर में चला जाने की कोशिश करेगी, लेकिन एटमॉस्फेयर भी वो रिवर्स प्रेशर करता है, उसको वापस ग्लास में डाल देगी। तो ये वेपर प्रेशर क्या होता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय मटेरियल, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। तो अगर आपके मटेरियल का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो सकता है तो आपको खास ध्यान रखना है कि ये मटेरियल जो है वो भले ही नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में दिखता हो, लेकिन वो लिक्विड के सरफेस के आजू बाजू में, आपके कंटेनर के आजू बाजू में काफ़ी सारे उसके वेपर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो वेपर होते हैं वो अगर आपका मटेरियल इन्फ्लेमेबल है तो उससे आग लग सकती है, या तो दूसरे कोई हैज़ार्ड भी हो सकते हैं, या तो स्मेल लेने से भी उसका हैज़ार्ड हो सकता है। इसलिए वेपर प्रेशर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको सप्लाई करनी पड़ती है। उसके बाद है सॉल्युबिलिटी। अभी सॉल्युबिलिटी जो है वो एक मैथमेटिकल नंबर जैसा है, कि जैसे देखें कि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पानी में कितनी है, तो वो तो आपको एक्सपेरिमेंट करके पता करना पड़ेगा कि भाई जैसे 3 ग्राम पर 100 ml, तो उससे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता कि ज़्यादा है कि कम है कि क्या है। इसलिए सॉल्युबिलिटी के नंबर देने के बदले इसको 4 कैटेगरी में दिया जाता है। अगर बहुत कम सॉल्युबल है तो बता दो इनसॉल्युबल, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है तो वेरी सॉल्युबल, हल्का सा सॉल्युबल है तो स्पेरिंगली सॉल्युबल, और अगर लिक्विड लिक्विड है और पानी के साथ मिक्स हो जाता है तो उसको बता दो मिसिबल। सॉल्युबिलिटी से क्या फ़ायदा होता है, सॉल्युबिलिटी इन्फॉर्मेशन से, कि अगर ये लिक्विड गिर गया, या तो आग लगी, या तो ये लिक्विड में से कुछ वेपर निकल रहे हैं, तो स्क्रबिंग मीडिया की ये कई बार क्या करता है कि वेपर अगर हैज़ार्डस होते हैं और एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, तो वो जब ऊपर जा रहे हो तब उसी वेंटिलेशन से ऊपर से कुछ लिक्विड डाले जाते हैं कि जो ये हैज़ार्डस गैस को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, या तो फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उस तरीके से ये मटेरियल को हवा में जाने से बचाते हैं, पॉल्यूशन को बचाते हैं, हैज़ार्ड्स को बचाते हैं। फिर स्पिल कंट्रोल, मतलब अगर गिर गया लिक्विड तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, तो सॉल्युबिलिटी से पता चलता है। अगर आपको सॉल्युबिलिटी पता हो तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि सॉल्युबल है तो पानी से वॉश आउट कर दो फटाक से, या तो दूसरा कुछ है तो उस तरीके से काम किया जाए। और फायर एक्सटिंग्विशर भी कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि ऐसा हमने तो एक ही फायर एक्सटिंग्विशर सुना होगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन बहुत सारे अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। और केमिकल इंडस्ट्री में डिपेंडिंग ऑन
द सॉल्युबिलिटी एंड अदर पैरामीटर्स ऑफ द मटेरियल फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है। उसके बाद बात है स्क्रबिंग मीडिया की। वो मैंने पहले भी बताया आपको, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि लिक्विड मटेरियल दैट कैन डिजॉल्व और रिएक्ट विथ द हैजार्डस मटेरियल सो एज टू रिड्यूस इट्स हैजार्डस एक्सपोजर, कि कोई ऐसा लिक्विड हो कि जो आपके मटेरियल में से अगर हैजार्डस गैस वगैरह या लिक्विड निकलता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है या तो रिएक्ट कर देता है उसके साथ और उसको कम हैजार्डस में कन्वर्ट कर देता है, उसको कहते हैं स्क्रबिंग मीडिया। इसमें जनरली कॉस्टिक यूज़ होता है, लाइम यूज़ होता है, वाटर यूज़ होता है। इसके अलावा कई बार सॉलिड्स भी यूज़ होते हैं, जैसे सैंड है, स्पॉन्ज है और रबर है। इसके बाद है pH। pH इज माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन H+। और pH क्या बताता है? एसिडिटी। pH की वैल्यू 0 से 14 तक होती है, और अगर मटेरियल की pH 0 से 2 के बीच में होती है तो हम बताएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक है। स्ट्रॉन्ग एसिड होना वो अलग बात है। अगर 3 से 5 में आती है तो हम कहेंगे वीकली एसिडिक है। 6 से 8 के बीच में आती है तो न्यूट्रल है। 9 से 11 में आती है तो वीकली बेसिक है, और 12 से 14 में आता है तो स्ट्रॉन्गली बेसिक है। तो pH पता होने से भी आपको न्यूट्रलाइजिंग मटेरियल क्या यूज़ करना वो पता चलता है। अगर एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक यूज़ करना पड़ता है, बेसिक के लिए एसिडिक। उसी तरीके से स्क्रबिंग मीडिया कौन सा यूज़ करना वो पता चलता है। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट किस तरीके से किए जाए वो भी पता चलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल की जो आपने MSDS में बताना पड़ता है। सो थैंक यू, गुड बाय।